अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है जी। बिल्कुल, जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा की थी वो थी हुदैबिया केस के हवाले से। एक प्रोग्राम मैंने हक़ाइक़ के मुताबिक वो सारा आपके साथ कर दिया है कि इसहाक़ डार का जो बयान था एज एन अप्रूवर, फिर टोटल 1242 या 72 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या था? डर्टी मनी, ब्लैक मनी यहाँ से हुंडी के ज़रिए जाता है और फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए मशहूर ज़माना फॉरेन इकनॉमिक्स रिफॉर्म एक्ट 1992 के हवाले से वो चीज़ें हैं, या वक्त के साथ ये चीज़ साबित हो चुकी है। डेट वाज ए पर्सन स्पेसिफिक लॉ। अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया इस केस को खोलने के हवाले से। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर इमरान खान को ट्वीट में, और मैं ट्वीट आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा अगर बैकग्राउंड पे चल सके, मैंने तजवीज़ दी है। मैं बाद में केस की तरफ आता हूँ कि इस मामले में FIA या नैब को री इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। ब्रॉडशीट के केस में ये बाकायदा कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट तरीके से हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, जो नई एविडेंस अवेलेबल हैं, तो इसकी बाकायदा फर्स्ट ऑफ ऑल TOR तय करके इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के हवाले से कि ये एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ था, इसको एडवांटेज देने के हवाले से इसहाक़ डार का मोटिव क्या था, इसके क्या प्रीएम्बल था और क्या रीजनिंग थी उस वक्त एक्ट बनाने की, और उसके फौरन बाद ये एडवांटेज लेने की, ताकि मेलाफिडी सामने आ जाए और नई एविडेंस सामने आ जाए। फिर तीसरी बात है कि इस केस में आज तक ये रेफरेंस ट्रायल में क्वैश नहीं हुआ, एक्सोनरेट नहीं हुआ, ना कन्विक्शन हुई है। तो आर्टिकल 13 जो डबल जेपर्डी के हवाले से है कि दोबारा से वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो नई एविडेंस भी और ये चीज़ भी सामने रख के ये मैंने आपके सामने हक़ाइक़ इसलिए रख दिया, और ज़्यादा परेशानी उनको इसलिए है कि मरियम सफदर का भी इसके अंदर नाम मौजूद है। जी, मरियम सफदर की बात हो रही है, सफदर अवान की बात हो रही है। मरियम नवाज तो वो लिखते नहीं है। और अब हक़ाइक़ क्या है ये मैंने पहले आपके सामने इसलिए बताया कि हुदैबिया केस मर नहीं सकता है, और पीरियड आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है। सबसे पहला जो मैंने फैक्ट पे बता दिया था, ये मैटर चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। रेट पिटीशन नंबर है 2617 ऑफ 2011, और फाइनल फैसला जो है वो 11 मार्च 2014 का है। PLD 2014 लाहौर 667। बड़े हक़ाइक़ ऐसे बताने हैं जिसने अभी तक आपके सामने कई चीज़ें ऐसी हैं जो सच आपके सामने नहीं आ सके। वो सच आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है कि इसको किसने रिप्रेजेंट किया उस वक्त केस में, कौन कौन लोग इस केस के अंदर पेश हुए। और अभी मैं आपके सामने वो सारे हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ और सच बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये 3 रुकनी बेंच से मुराद ये है कि जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान रेफरी जज के तौर पर आए थे, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस फ़रख इरफान खान साहब जो हैं उन्होंने इस केस को सुना था, और जस्टिस सरदार शमीम ने सुना था 25 नवंबर 2013 को, 11 और 13 दिसंबर 2013 में, और 2014 के अंदर ये फ़ैसला बाकायदा 11 मार्च 2014 को ये फ़ैसला सुनाया गया। और बड़ी मज़ेदार आपके सामने बतानी है बात और हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। पटिशनर नंबर 2 पैसे हुदैबिया पेपर है, नवाज शरीफ साहब थे। 1997 में बाकायदा वज़ीर आज़म बने, और 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत उनकी गिरा दी गई। और रेफरेंस नंबर 5 27 मार्च 2000 को इंटरम रेफरेंस दायर किया गया। सॉरी जी। अब हक़ाइक़ जो आपके सामने रखने वाले हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। 1242.732 मिलियन मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये पैरा नंबर 23 है उस जजमेंट के अंदर। अटक के अंदर 27 मार्च 2000 को ये सारा केस सामने आता है, जबकि वो 10 दिसंबर 2000 को एग्जाइल कर जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। 12 अप्रैल 2001 को एडिशनल प्रोसिक्यूटर आते हैं और अदालत को कहते हैं, और ये मामला सेनेट एडजर्न कर देते हैं। इसको रिवाइव करने की दरख्वास्त दी जाती है, वापस लेने के हवाले से कि जिंदा किया जाए केस को 12 अगस्त 2007 को। और 25 अगस्त 2007 को बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आ रहे हैं तो इसका इंतज़ार किया जाए। और 31 अगस्त 2008 को
ये दोबारा सेनेट आई एडजर्न कहते हैं कि सेनेट आई का मतलब है फॉर द टाइम बीइंग एडजर्न कर दिया, जब कोई नई दरख्वास्त दी जाएगी तब सामने आएगा। और कहा गया कि जो है ना चेयरमैन नैब इसको रेकमेंड करेंगे और इस दौरान फिर ये आइनी दरख्वास्त दायर कर देगी, रेट पटिशन। और वो इस रेट पटिशन के अदालत के फैसले में लिखा है 9 महीने बाद ये रेफरेंस है। फैसला जब मर्जी दायर करें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, कोई पाबंदी तो नहीं है इस हवाले से। और यही इसी केस के अंदर लिखा हुआ है कि सवालनामा, कमाल देखें, जिक्र किया गया, सवालनामा दिया गया, लेकिन वो सवालनामा कहीं मिला नहीं। यानी नैब के अंदर उस वक्त तक लोग ऐसे आ चुके थे कि उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ अपना मुशर्रफ की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी थी उस वक्त, और उस चीज़ को सामने रखते हुए सवालनामा ही गायब कर दिया गया नैब के अंदर से। और जिक्र है उसके अंदर कि 15 अगस्त 1999 को अप्रूवर बन गए थे सेक्शन 26 के तहत इसहाक डार साहब, और नैब की अदालत ने बाकायदा अप्रूवर करवाया गया। जिक्र यह किया गया कि 26A के तहत ये चेयरमैन नैब ने अप्रूवर को मंजूर करना होता है, और ये अमेंडमेंट बाद में आई है, इसलिए अप्रूवर नहीं कहलाएगा। यानी चैलेंज नहीं किया अप्रूवर के हवाले से उन्होंने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। और ये चीज़ें आपके सामने हकायक इसलिए रखने हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आ जाएं। अब हम आते हैं असल हकायक के पास आपके सामने, और मैं रेलेवेंट प्रोविजन आपके सामने पढ़ूंगा। फैसला तहरीर जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने किया, जो कि सीनियर थे और ये रेफरी जज के तौर पर आए थे। इन्होंने रेफरेंस क्वैश करने का जस्टिस फ़र्रुख इरफान खान का जो जजमेंट था उसको इन्होंने अप्रूव किया। अब आपके सामने मैं बताता हूँ सबसे पहले ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद का, उसके पैरा नंबर 12 के अंदर जो आपके सामने चीज़ें रखनी हैं वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं कि जहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा जो सरदार शमीम ने लिखा है। उनके पैरा नंबर 12 के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वकील कौन पेश हुए, सलमान भट्ट साहब पेश हुए, ठीक है जी, वकील के तौर पर। और ज़रा नाम सुनिएगा, चौधरी रियाज अहमद है एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब के, नसीर अहमद भुट्टा एडिशनल अटॉर्नी जनरल PMLN के सदर हैं, और मोहम्मद महमूद खान डेप्टी अटॉर्नी जनरल। यानी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये लगाए हुए बंदे, ये लोग पेश हुए थे, ये याद रखिएगा। और इन्होंने अदालत के अंदर क्या कहा, पैरा नंबर 12 के अंदर वो पढ़ने वाला है, वो मैं पढ़ रहा हूं एज इट इज, तर्जुमा भी मैं पढ़ दूंगा। पैरा नंबर 12 में गया, पैरा नंबर 12 के अंदर उन्होंने जो कहा अपना ख्वाजा अपना क्या नाम है इनका, सरदार अहमद शमीम साहब ने, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, ये क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने, ये पैरा नंबर 15 के अंदर नहीं सॉरी पैरा नंबर 16 के अंदर कहा, क्या कहा उन्होंने, मिस्टर नसीर अहमद भुट्टा एडिशनल अटॉर्नी जनरल एंड मिस्टर मोहम्मद महमूद खान डेप्टी अटॉर्नी जनरल representing Federation had categorically said before me that as the instant reference has been quashed, उड़ा दिया है, therefore re-investigation in this matter cannot be carried out by the NAB authorities, and they have frankly considered that the observation made by one of the learned brother Khwaja and allowing the NAB authorities to re-investigate the case is liable to be set aside। क्या मिली भगत है, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ये पैरा नंबर 16 मैंने आपके सामने पढ़ा है नसीर भुट्टा साहब के कॉन्टेक्स्ट में, और ये चीज़ आपके सामने। और 12 अगर आप पैरा नंबर 12 में आ जाए, पैरा नंबर 12 में ख्वाजा इम्तियाज ने जो लिखा कि उन्होंने कहा कि रेफरेंस क्वैश करते हैं, इट इज क्लैरिफाइड दैट नैब अथॉरिटीज आर कॉम्पिटेंट टू प्रोसीड अगेंस्ट द पिटिशनर, द इन्वेस्टिगेशन इज अगेन इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्या लिखा था कि अगर कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो, और जो जस्टिस फ़र्रुख इरफान खान साहब ने लिखा था, उन्होंने लिखा कि रेफरेंस क्वैश करता हूं, लेकिन अगर री इन्वेस्टिगेशन देंगे तो प्रीमियम देंगे कि जो मर्जी नैब कर सके। अब ये आपके सामने सारी चीज़ें इसलिए मैं रख रहा हूं ताकि आपको हकायक पता चल सके कि किस तरह मिली भगत के साथ ये बैठकर हुआ मैनेज। और अगली बात आपके सामने जो रखनी है कि जब जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद, जस्टिस फ़र्रुख इरफान खान साहब सुन रहे थे इस केस को, चौधरी यानी उस वक्त ख्वाजा हारिस अहमद और अनुषा रहमान साहिबा पेश हुई थी, ख्वाजा चौधरी रियाज अहमद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए थे, और हेयरिंग हुई थी 26, 27, 28, 29 नवंबर 2012 को, और 3 दिसंबर 2012। उसके बाद 2013 तक ये रेफरी जज के पास नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, जरा समझिएगा बात को। ये तो फौरी तौर पर जैसे आपने अभी देखा था शहबाज शरीफ की बेल को फौरन अपना रेफरी जज बना और 3 मेंबर बैठे, और ये एक सवाल बड़े सवालिया निशान छोड़ते हैं
ये चीज़ें आम आदमी को समझ आनी चाहिए कि 2012 के बाद ये केस जाकर सुना गया 2013 में। अब यानी लास्ट हेयरिंग इसकी हुई थी 3 नवंबर 2012 को, दिसंबर 2012 को, और पहली हेयरिंग हुई 25 नवंबर 2013 को, तकरीबन 1 साल बाद। और फैसला 11 मार्च 2014 को सरदार शमीम साहब ने सुनाया है। आप यही समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं कैसे हो रही हैं, फैसला बता रहा है, बदनीति पर नजरी, हर चीज़ नज़र आ रही है कि किस तरह प्लेट में रख कर दिया गया और किस तरह ये सारे मामले को फारिग किया गया। और जस्टिस सरदार शमीम साहब ने इत्तेफाक फाउंड्री के जो केसेस थे उसके अंदर भी, और वो अमूमन वो सुनते रहे फौजदारी मुकदमा है, उन्होंने कॉर्पोरेट का बड़ा अच्छा डिसीजन लिखा है, वो भी देखने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे किसी दिन हम बैठकर, हकायक से पर्दा उठाएंगे, आप तक समझ आ सके। फिर ये वाला मामला जो है ना, ये चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ये 2014 को आ गया था। इसकी अपील, अब बड़ी मजेदार बात है, अपील ही फाइल नहीं की गई। और एडिशनल और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे आजकल सिंध हाई कोर्ट के जज है, और उनका नाम भी प्रॉपर्टीज बाहर परचेज करने के हवाले से आता है, और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है। कमरुज़्ज़मान साहब चेयरमैन थे, जो उनके ज़ाती मुलाजम थे, और जो कहते थे नैब का जनाजे के हवाले से आपने सारी हियरिंग के दौरान सुनते रहे। मामला अपना इमरान अहमद न्याजी वाला PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265 के अंदर ये जिक्र आया सारा पानामा के हवाले से, जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके पैरा नंबर 130 में पनामा के केस के हवाले से सवालात उठाए अपील फाइल करने के हवाले से, और ये अपील दायर हुई थी 5 जनवरी इसकी हियरिंग हुई 5 जनवरी 2018 को। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 296, जो पहला मैंने जो बताया है पनामा वाला केस, वो PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 285 है 200, और उसके अंदर पैरा नंबर 30, वो अगले वीलॉग में बात, अगले प्रोग्राम में सॉरी बात होगी, जो कि इस प्रोग्राम में इतनी लंबी बात नहीं हो सकती है। ये जो फैसला दिया जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के क्वैशमेंट के फैसले को बरकरार रखा गया, वो भी काबिले उस पर कमेंट हो सकता है, तफसीली बात होनी। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल थे, और जस्टिस मुशीर आलम के जस्टिस काजी फायजी साहब ने फैसला तहरीर किया, और क्या क्या बातें सारी की वो आपके सामने रखनी है कि प्रीमियम या एडवांटेज कह दें किस तरह शरीफ ख़ानदान को मिला, किस तरह फौजदारी जराइम जो हैं वो लिमिटेशन की बुनियाद के ऊपर अगर ख़त्म कर दिया जाए। नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में कितने अरसे बाद आपके सामने मौजूद है, 7, 8 या 9, 10 साल के बाद बाकायदा उनका रिव्यू सुना गया, उनकी अपीलें सुनी गई और उन्हें एग्जोनरेट किया गया। फौजदारी जराइम में लिमिटेशन मैं बड़ा क्लियर हूँ, एतजाज़ हसन भी कह चुके हैं और मैं भी बड़ा क्लियर हूँ, इस हवाले से कोई लिमिटेशन रन नहीं करती है। हुदैबिया का केस मैंने आपके सामने बड़ा क्लैरिटी के साथ रख दिया है। अब हुकूमत के पास है कि हुकूमत कौन सा स्टेप लेती है, ये मामला दबना नहीं चाहिए। आवाम बहुत कुछ जानना चाहती है। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।